हेलो गाइस, आई होप आप लोगों की सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और आज की वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की 2021-22 का 10 मार्क्स सेक्शन बी को। ये तीनों क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्कस दिस सेल विद वेल लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स ऑर्गेनल्स इन द डिटेल। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो एक सेल्स के डायग्राम को अच्छी तरह से आप बना लीजिए, याद कर लिए, समझ लीजिए। अगर इस डायग्राम को आप समझ लेते हैं, बना लेते हैं, समझ लीजिए, आपका ये 10 नंबर आपके हाथ में है। ठीक है, तो पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम क्या कहता है? द सेल इज़ द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। स्टडी ऑफ द सेल एक ऐसा ब्रांच होता है साइंस की जिसके अंतर्गत हम लोग सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं साइटोलॉजी। अब इस डायग्राम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डायग्राम का पहले सबसे आउटर जो लेयर होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अंदर का जो भाग होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके सारे ऑर्गेनल्स जितने हैं, मतलब जो भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जितने सारे ये सब ऑर्गेनल्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा लिखना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। इसलिए हम लोग इसके आउटर मोस्ट लेयर को बनाएंगे। उसके अंदर सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोल्स, सेंट्रियोल होता है, यहाँ सेंट्रियोल फॉर्म हो गया। फिर न्यूक्लियस के अंदर जो होता है क्रोमैटिन, जो रेड फॉर्म में क्रोमैटिन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। देखिए, जो सिंपल दिख रहा है ना, ये स्टार्टिंग वाला, इसे कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, स्मूथ है, लेकिन उसके ऊपर देखिए थोड़ा रफ टाइप है, भद्दा है ना। इस पर राइबोसोम लगा हुआ है, इसे कहते हैं, जिस पर राइबोसोम जुड़ा होता है उसे कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, माइक्रोफिलामेंट हो गया, वेसिकल्स हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, इतना बस स्ट्रक्चर को आप लोग बना लेते हैं, समझ लीजिए आपका नाम क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, पार्ट्स ऑफ दी सेल, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अ सेल इज डिवाइडेड इनटू द 4 प्रिंसिपल पार्ट्स। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। ठीक है, पहले पार्ट को हम लोग देख लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जो कहता है सेपरेट करता है सेल्स को, इंटरनल सेल्स को, फ्रॉम द एक्सटर्नल सेलुलर मटेरियल। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है सेकंड। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भाग होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें जो होता है सारे ऑर्गेनल्स मतलब कि पड़े हुए होते हैं, स्थित होते हैं। ऑर्गेनल्स तीसरा होता है। ऑर्गेनल्स क्या होता है? परमानेंट स्ट्रक्चर्स होता है, जिसका कोई ना कोई स्पेसिफिक सेलुलर एक्टिविटी होता है। ठीक है, फंक्शन होता है। इंक्लूजन चौथा होता है, इंक्लूजन। दे आर द सिक्रेशन एंड द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ द सेल। ठीक है, अब पहले को डिस्कस हम लोग डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। आखिर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ठीक है, चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखने के बाद हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखेंगे। आल्सो कॉल द सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये डबल लेयर होता है, फास्फोलिपिड बाई लेयर का होता है। ठीक है, देखिए, बाई लेयर मतलब डबल लेयर। ठीक है, किसका बना होता है? फास्फोलिपिड का बना होता है, कोलेस्ट्रॉल का बना होता है, ग्लाइकोलिपिड का बना होता है, एंड कार्बोहाइड्रेट का भी बना होता है, जो कि ओलिगोसैकेराइड का होता है। और इसमें अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, आखिर होता क्या है? फ्लूइड लिपिड, जो लिपिड होता है फ्लूइड की तरह ऊपरी भाग में, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाग में फ्लूइड के रूप में तैरता रहता है। कंटेन द मोजाइक ऑफ द मैनी प्रोटीन। सेकंड देखिए, साइटोप्लाज्म, द सेलुलर कंटेंट्स होता है बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द 2 कंपोनेंट्स होता है। साइटोसॉल होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉल्वल पोर्शन ऑफ द सेल होता है, एंड द ऑर्गेनल्स होता है। कौन कौन से उसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड हैं, जो कि जो स्पेसिफिक रोल है इन द ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, रिपेयर में, एंड द कंट्रोल ऑफ द सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनल्स, ये मेन हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। ऑर्गेनल्स के बारे में डिफाइन करना है, मतलब कि कुछ डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनल्स, कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं हमारे सेल्स में? तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि लार्जर कंपोनेंट होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। किसी भी टॉपिक के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, जैसे कि मान लो हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिख रहे हैं, तो अगर संभव हो तो हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बना दें, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस सेल में कम से कम 50 से लेकर के 2500 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसके बीच में मतलब प्रेजेंट होते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर बहुत आसान बनाना है, इस तरह से बनाइए बीन शेप का। उसके बाद में अंदर जो होता है इसे मैट्रिक्स बना दीजिए। ठीक है, जो कि देखिए सिस्टर्नी होता है, यहाँ से मुड़ा होता है, सिस्टर्नी कहते हैं। उसके अंदर जो भी मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम वगैरह रख दीजिए। यहाँ पे F0 एंड F1 पोर्शन होता है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसको जूम करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड इनर
मेम्ब्रेन स्पेस होता है, ठीक है। राइबोसोम एक स्ट्रक्चर और उसमें होता है हमारे सेल्स में राइबोसोम के बारे में देख लीजिए। आप जो भी चाहिए लिखिए डिटेल में, दो से तीन ऑर्गन्स का डिटेल में लिख लीजिए स्ट्रक्चर बना करके, बाकी सबको नाम और एक लाइन में डिफाइन कर दीजिए। आपका 10 नंबर लिखने के लिए कंटेंट समझ लीजिए काफ़ी है। राइबोसोम टीनी ग्रेनुल्स दैट कंटेन द राइबोसोमल आरएनए एंड द मेनी राइबोसोमल प्रोटीन होता है। आरएनए इज द सिंथेसाइज्ड बाय द डीएनए इन द न्यूक्लियस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाइएगा, लॉन्ग सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम एंड द स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, उसके बीच में होता है एमआरएनए का चयन होता है जिसके थ्रू हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग इसके पहले शॉर्ट वीडियो पढ़ चुके हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जो कि एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप है, दो तरह के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उस पर विदाउट राइबोसोम होते हैं, लेकिन जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उस पर जो होता है राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, इसलिए वह रफली दिखाई देता है, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपेंडिक्स कहते हैं इसको, लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसमें सिस्टर्न शेप होता है, इसे फ्लैटन सैक होता है, जैसे सिस्टर्न कहते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से बना, सिस्टर्न फेस, ट्रांसफेस, लीमन एंड इसको सिस्टर्निक कहते हैं, जो इस तरह से स्ट्रक्चर है इसको सिस्टर्निक कहते हैं, ठीक है। पैराक्सिसोम, लाइसोसोम ये सारे ऑर्गेनल्स हैं। हाँ, साइटोस्केलेटन हो गया, माइक्रोफिलामेंट हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया। देखिए न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर देते हैं। देखिए न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर बनाइएगा तो उसमें एक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, बीच में पोर होता है इस तरह से, देखिए पोर, यहाँ न्यूक्लियर पोर हो गया, ठीक। क्रोमेटिन उसके अंदर होता है, धागा, क्रोमेटिन का जो थ्रेड होता है इसके अंदर होता है, और न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका, इसके बीच में न्यूक्लियोलस होता है। कंडेंस्ड क्रोमेटिन, जब क्रोमेटिन एक दूसरे से कंडेंस हो जाता है, बहुत सारे मिल एक जगह मतलब मुड़ करके एक ग्रुप बना लेता है, उसे कहते हैं कंडेंस्ड क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेट हीमोस्टैटिस, डिस्कस द वेरियस पाथवेज ऑफ द ब्लड कोगुलेशन। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर सभी तरह के सेक्शन में पूछा जाता है। अगर इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो समझ लीजिए आपके किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, चाहे 10 नंबर में, चाहे 7 नंबर, अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ हीमोस्टैटिस। देखिए ये होता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ द ब्लड कोगुलेशन दैट प्रिवेंट द ब्लड लॉस व्हेन द ब्लड वेसल्स इज रप्चर्ड बाय एन इंजरी, ठीक है। 4 स्टेप होते हैं इसमें प्रोसेस के। पहला होता है वेस्कुलर स्पाज्म, मतलब कंट्रैक्शन, जो हमारे वेस्कुलर होता है, ब्लड वेस्कुलर होता है, वह जब इंजरी होता है तो इंजरी वाले स्थान पे, मान लीजिए हमारा ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे इंजरी हो गया है, इंजरी होने के बाद तुरंत यहाँ पे स्पाज्म हो जाता है, इस तरह से स्पाज्म कर लेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नैरो इसका जो क्षेत्र एरिया कम कर देगा। एरिया जब कम हो जाएगा, कम होने के बाद जो होता है ब्लड का फ्लो कम होगा, ब्लड का फ्लो कम होगा तो ब्लड का लॉस कम होगा, ठीक है। तो ब्लड लॉस ना हो इसके लिए हमारा ये ऑटो सिस्टम होता है, इसका ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, ताकि इसके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिससे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। इसका प्रोसेस कैसे होता है, व्हेन द प्लेटलेट्स कम इनटू कांटेक्ट विद द डैमेज्ड ब्लड वेसल्स देयर सरफेस बिकम स्टिकी एंड अडहियर टू द डैमेज्ड वॉल। सेरोटोनिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन जो होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन होता है, जो कि वही कहता है कॉन्ट्रिक, मतलब नैरो द वेसल्स, जो वेसल्स होता है वह नैरो हो जाता है, रिड्यूस द ब्लड फ्लो थ्रू इट, नियर अबाउट 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक का यह प्रोसेस होता है, जो कंट्रैक्ट किया जाता है उस वेसल्स को, ताकि ब्लड का लॉस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग, ठीक है। यहाँ प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, तो वो भी इंजर्ड वाले प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पे एक प्लग बना लेते हैं, मतलब एक्यूमुलेट होकर के वहाँ पे एक जाल की तरह बना लेते हैं, ताकि वह ब्लड का फ्लो बाहर की ओर ना जाए और ब्लड लॉस ना होने पाए, ठीक है। तीसरा स्टेप देखिए प्रोसेस में कोगुलेशन होता है। कोगुलेशन में क्या होता है, देखिए मान लीजिए रैप्चर्ड है, यहाँ पे स्टार्ट द क्लॉटिंग यहाँ स्टार्ट होने लगता है, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट, ठीक। फाइब्रिनोजन कन्वर्टेड इनटू द फाइब्रिन, जो कि फाइब्रिन क्या होता है, इनसॉल्युबल फिलामेंटस प्रोटीन होता है, ये सॉल्युबल नहीं होता, जिसके कारण जो होता है ये ब्लड फ्लो हो, जो बाहर जो रैप्चर होने के बाद ब्लड बाहर जाता था, वहाँ पे जब जाल की तरह यहाँ पे फाइब्रोजन का एक क्लॉट बन जाएगा, जिससे हमारा क्लॉस नहीं होता है। और धीरे धीरे जब नए सेल्स जनरेट होने लगते हैं, उसके बाद चौथा स्टेप आता है फाइब्रोनोलिसिस, जो क्लॉट होता है डिग्रेड होने लगता है, ठीक है। कोगुलेशन पाथवे, इसमें मेन टॉपिक यही है कि कोगुलेशन पाथवे कौन कौन से होते हैं। बेसिकली 2 पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे, लेकिन उसके बाद एक कॉमन पाथवे होता है, जो कि दोनों पाथवे कॉमन पाथवे से होकर गुजरते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है,
एक ये जो होता है क्लॉट करने के लिए ब्लड को बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। दीज आर सेक्रेटेड प्राइमरली बाय द लीवर एंड द प्लेटलेट्स। देखिए आपको इन सारे आपको दिखा दे रहे हैं, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। इन सारे क्लॉटिंग फैक्टर को आप याद कर लीजिएगा। आप कलम कापी लेकर बैठिए जब भी वीडियो देखने बैठिए और आप इसको नोट कर लीजिए। ये सारे फैक्टर्स को आप याद कर लीजिएगा। जब भी आप इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे को लिखेंगे दोनों को साथ साथ लिखिएगा। देखिए इंट्रिंसिक पाथवे मतलब ब्लड वेसल्स जो होता है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर जो होता है किस तरह से रिपेयर करता है, किस तरह से ब्लड को रोकने का काम होता है। और एक्सटेंसिव मतलब होता है बाहर से किस तरह से रिपेयर करता है ताकि ब्लड हमारा लॉस ना हो, बाहर ना जाए। ठीक है, क्लॉट बनाने का प्रोसेस होता है। इंट्रिंसिक जो होता है स्लो होता है, लेकिन एक्सटेंसिव जो होता है बहुत ही रैपिड फास्ट प्रोसेस होता है। देखिए इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जो हम जितने सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में बताए हैं, वो क्लॉटिंग फैक्टर में जो 12th क्लॉटिंग फैक्टर होता है एक्टिवेटेड होता है। जब वो कंटेक्ट में आता है इंजर्ड के एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है वह किनेनोजन की प्रेजेंस में फैक्टर 11 को कन्वर्ट करता है फैक्टर 11 एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है लेकिन इसको एक्टिव कर देता है। एक्टिव करने के बाद 11 फैक्टर जो होता है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है एंड कन्वर्ट कर देता है फैक्टर 9 में। और फैक्टर 9 जो एक्टिवेट हो जाता है वह कन्वर्ट कर देता है फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कैल्शियम की प्रेजेंस में। ठीक है, सेम इसी तरह से एक्सटेंसिव पाथवे होता है। यहाँ पे फैक्टर 7 होता है। फैक्टर 7 जो होता है कन्वर्ट होता है फैक्टर 7 एक्टिवेटेड फॉर्म में। ठीक है, एक्टिवेट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द फैक्टर 12A 11A एंड द किलिक्रीन। ठीक है, जब एक्टिवेटेड हो जाता है फैक्टर 7 तो वह जो होता है फैक्टर 10 को कन्वर्ट करता है एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में इन द प्रेजेंस ऑफ द फैक्टर 3 एंड द कैल्शियम आयन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दोनों इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों जो होता है एक ऐसा समय आता है जहाँ पे फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देते हैं। फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के बाद जो होता है शुरू होता है हमारा कॉमन पाथवे जो कि तीसरा पाथवे होता है। यहाँ पे फैक्टर 5 और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में फैक्टर 10A एक्टिवेटेड जो होता है वह प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है लेकिन थ्रोम्बिन एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है तो उसको एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने के बाद जो थ्रोम्बिन होता है या थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिनोजन इनएक्टिवेट होता है और फाइब्रिन एक्टिव होता है। लेकिन ये फाइब्रिन जो होता है सॉल्युबल होता है, वह घुल जाता है फिर से, लेकिन घुलना तो है नहीं, घुल जाएगा तो फिर से हमारा ब्लड लॉस होने लगेगा। तो ये घुले ना इसके लिए फिर थ्रोम्बिन फैक्टर 12 के साथ एक्टिवेटेड फैक्टर 12 के साथ मिल करके ये फाइब्रिन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और एक अच्छा खासा वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। इस तरह से देखिए इस तरह से क्लॉट बन जाएगा जिससे ब्लड हमारा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल डिफरेंसेस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे उससे हम लोग पढ़े हैं कि इट कंट्रोल द विसरल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड एक्ट लार्जली अनकॉन्शियसनेस। ऐसा फंक्शन बॉडी का जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में ना हो, हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में हो। ठीक है, जैसे कि हमारा हार्ट रेट हो गया, डाइजेशन, सलाइवेशन, यूरिनेशन, डाइजेशन एंड द मैनी मोर स्ट्रक्चर, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे हमारे जो फंक्शन हैं जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। जो हम कोई डिप्रेशन होता है, डर होता है, कोई भी स्ट्रेस वाला पोजीशन होता है उस समय जो होता है या फिर फाइट या फ्लाइट मतलब लड़ाई झगड़ा, मतलब कोई ऐसा काम जिसमें टेंशन हो, स्ट्रेस हो, ऐसी स्थिति में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द थोरेकोलैम्बर सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं थोरेको और लंबर, थोरोसिस और लंबर सेगमेंट से जो होता है ओरिजिनेट होता है शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। पिछली वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के बारे में। उसमें हम बताए थे कि हाँ जो सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक शॉर्ट होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग होता है। ठीक है, SNS सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड व्हेन द बॉडी इज फेस्ड विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। देखिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन का नाम आ गया ना, ये सब बातें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए पैरासिम्पैथेटिक के बारे में देख लेते हैं 2-4 लाइन। रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट एंड डाइजेस्ट। वहाँ पे क्या था, फाइट एंड फ्लाइट था, यहाँ पे क्या है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। एकदम रेस्ट रिलैक्स स्थिति में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द
क्रेनियोसैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए क्रेनियल पार्ट यहाँ सेगमेंट है और सैक्रल पार्ट हमारा यहाँ है, ठीक है। दो ही लोकेशन पे यह एक्टिव होता है, क्रेनियल से और सैक्रल से, ठीक है। लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक एंड शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है वह लॉन्ग होता है एज कंपेरिजन टू द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। यूज न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, ये तो पिछली वीडियो हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब दोनों के बारे में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है। आप लोग स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा, स्ट्रक्चर इसमें बनाएंगे तभी इसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा या फिर अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। देख लेते हैं पहले सिंपैथेटिक के बारे में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखिए सर्विकल हो गया, एक क्रेनियल हो गया, थोरेसिस सेगमेंट, लंबर सेगमेंट एंड द सैक्रल सेगमेंट, ये सारे सेगमेंट हमारे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। यहाँ पे जो हम सिंपैथेटिक मतलब होता है फाइट एंड फ्लाइट, कोई स्ट्रेस हो गया, डर गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, मतलब कोई भी ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पे हमारा फाइट और फ्लाइट वाली स्थिति आती है, वहाँ पे हमारा डायलेशन ऑफ द पीपल, आँख जो होता है देखते हैं बड़ा हो जाता है, अचानक कोई डरता है तो आँख बड़ा हो जाता है। इंक्रीज द हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। ब्रोंकियल ट्यूब डायलेट, ब्रोंकियल मतलब होता है जो श्वसन हम लोग सांस लेते हैं उसमें जो हमारे लंग्स में जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है वह डायलेट हो जाता है, मतलब कि चौड़ा हो जाता है। जब चौड़ा होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा करेगा, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा करेगा तो हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। देखते होंगे जब हम लोग स्ट्रेस या किसी ऐसी स्थिति में होते हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। स्टिमुलेट द स्वेट ग्लैंड, पसीना होने लगता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस होता है। डिक्रीज द डाइजेशन, भूख प्यास तो लगता नहीं है। स्टिमुलेट द एड्रेनलिन रिलीज, ठीक है, एड्रेनलिन का रिलीज होने लगता है। कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस कंट्रैक्ट होने लगता है एंड द रिलैक्स द यूरिनरी ब्लैडर भी रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। उसी के अपोजिट हम लोग बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक में, तो उसमें क्या होता है, इसी का सेम अपोजिट होता है। अगर हम लोग रिलैक्स रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई फाइट और फ्लाइट वाला सिचुएशन नहीं है, तो उसमें हम कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द आई का जो पीपल है वो साइज जो होता है नॉर्मल रहेगा, छोटा रहेगा। डिक्रीज द हार्ट रेट, ठीक है। जब ब्लड की सप्लाई ज़्यादा नहीं रहेगी, ब्लड का डिमांड नहीं रहेगा तो सप्लाई नहीं रहेगा तो हार्ट अपने हिसाब से आराम से काम करेगा। ब्रोंकियल ट्यूब कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकियल ट्यूब कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा, कॉन्ट्रिक्ट मतलब नैरो रहेगा तो कम डिमांड करेगा तो नॉर्मली हम लोग अपना सांस लेंगे, ऑक्सीजन को इनलेट करेंगे और हार्ट रेट भी नॉर्मल रहेगा। स्टिमुलेट बाइल सेक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा फ्रॉम द लीवर से। एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, मतलब नैरो कर देगा, मतलब ब्लड का सप्लाई कम रहेगा, मतलब कि हार्ट बीट भी कम रहेगा, ठीक है। स्टिमुलेट द डाइजेशन सिस्टम को बढ़ा देगा। भाई हम लोग रिलैक्स रहेंगे, रेस्ट करेंगे, आराम रहेंगे तो भूख प्यास भी लगता है, आदमी खाना भी खा लेता है, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्रस जो होता है रिलैक्स फॉर्म में हो जाता है। एंड इंक्रीज द यूरिनरी आउटपुट भी हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी, जो कि 2021-22 का HAP का सेक्शन सी पार्ट है। 7 नंबर में हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें से हम लोग को 5 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।